नमस्कार बच्चों, सेकेंड लैंग्वेज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत। आपको याद होगा 2-3 कक्षाओं से हम एक नदी के जीवन के बारे में, एक नदी का बहना कैसा है, एक नदी कैसे एक गांव की जिंदगी बन जाती है, गांव के लोगों के साथी बन जाती है, इन सब के बारे में हमने पिछली 2-3 कक्षाओं में देखा। कविता का शीर्षक क्या है? वो फिर जी उठी। कवि है नागार्जुन। बहुत ही सुंदर कविता है ये। इसमें कवि बता रहे हैं एक छोटा नागपुर का एक गांव है जहां एक नदी स्वच्छ होकर स्वच्छंद बह रही है। उस गांव के लोगों को आबाद करते हुए, उस गांव के लोगों के सुख दुख की साथिन बनकर, सहेली बनकर, पुत्री, माँ, बहू, सभी रूप लेकर वो नदी बह रही थी। जैसे कि उस गांव का जीवन ही नदी पर निर्भर हो। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, उस नदी के किनारे जितने भी पेड़ पौधे थे, नदी में पानी पीने के लिए आने वाले पशु पक्षी है, सबके लिए नदी जीवन दायिनी थी। सबका जीवन यापन इसी नदी पर निर्भर था। लेकिन दोस्तों, अब सबको मालूम है इस हमारी दुनिया में सबसे स्वार्थी जीव कौन है? मनुष्य ही है। कहने में तो हमें बहुत लज्जा आते हैं, लेकिन ये सही है, क्योंकि प्रकृति से हमें वरदान के रूप में बहुत कुछ मिलते हैं, मुफ्त में मिलते हैं। प्रकृति हमसे कुछ मांगता नहीं है, लेकिन इस तरह के नदी, नाले, निर्झर, वन सब कुछ प्रकृति के वरदान है। लेकिन मुफ्त में मिले इन चीजों का कदर किए बिना मनुष्य उनके साथ मनमाने ढंग से खिलवाड़ करते हैं, जिसका फल खुद उसी को भुगतना पड़ता है। उसी को ही नहीं, बाकी प्रकृति के अन्य जीव जंतु है, उनको भी झेलना पड़ता है। तो यहाँ इस नदी का एक स्वस्थ रूप हमने देखा, और आगे की पंक्तियों में नागार्जुन बताते हैं कि नदी कैसे दुखी हो जाती है मनुष्य के इस रवैये से। जो सेवाव्रत होकर नदी जो बहती है, सेवा के लिए ही उनका जन्म ही हुआ है, उस नदी के साथ दूसरों का रवैया क्या है, दूसरों का उपेक्षा भाव कैसा है, इन सब के बारे में हम आगे की पंक्तियों में देखेंगे। देखो, इस चित्र में नदी स्वच्छ होकर स्वच्छंद बह रही है। चारों ओर के वातावरण देखो कैसे हरियाली है, सभी खुश है, प्रकृति खुश है। यहाँ ऐसा एक स्वस्थ चित्र है नागार्जुन हमारे सामने पहले की पंक्तियों में रखा था। आगे की पंक्तियों में नदी की कहानी किस ओर मुड़ जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। आगे देखें। हाय, ये क्या हुआ? चढ़ गया घमंड का बुखार इस नदी को। हाय, ये क्या हुआ? चढ़ गया घमंड का बुखार इस नदी को। अकड़ क्यों गई वो आखिर? नदी रानी कैसे हो तुम? क्या हुआ तुमको? ये क्या हुआ? देखो, नदी की धार जो हमने पिछले चित्र में देखा था, देखो कैसे स्वच्छंद होकर वो बह रही है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ नदी की जो पानी जो है वो कम होता जा रहा है, मलिन होता जा रहा है। तो इसलिए पूछ रहे हैं, नदी से पूछा गया है, अरे क्या हुआ? क्या इस तरह बहते बहते घमंड का बुखार चढ़ गया नदी को? क्यों इसमें पानी कम है? क्यों वो इस तरह के मलिन चेहरा लेकर? देखो, जैसे कि हम अगर खुश है तो हम साज सवर कर रहेंगे, श्रृंगार करके रखेंगे, हमारे जो भी अपीयरेंस जो होते हैं उसे बहुत संभाल कर हम रखेंगे। लेकिन अगर हम दुखी है तो हमारा मुंह भी मलिन हो जाएगा, क्योंकि हंसता चेहरा और दुखी चेहरा, इन दोनों को आप देख लीजिए तो हंसता चेहरा जो है सभी को हंसा देते हैं और सबके मन में संतोष पहुंच जाता है। लेकिन मलिन चेहरा, अगर हम दुखी है तो दूसरों को भी दुखी होगा। तो इसी तरह नदी जब स्वच्छंद होकर बह रही थी तो सब खुश थे,
लेकिन बीच में कुछ दिनों के बाद नदी इस तरह मलिन हो गई, नदी की धार में कमी आ गई। तो इसलिए नदी से पूछा गया, क्या नदी को घमंड का बुखार चढ़ गया? घमंड माने क्या है? अहंकार। अहंकार आ गया नदी को, अकड़ क्यों गई वो आखिर? अकड़ जाना माने इसी तरह हमें अप्रसन्न होना, अकड़ अकड़ जाना। वो अकड़ गई माने वो गुस्से में है, वो नाराजगी में है, वो दुखी है, वो असंतृप्त है। तो इस तरह हमारे वो अकड़ क्यों गई आखिर? नदी रानी कैसे हो तुम? से पूछा जाता है कि तुम कैसे हो, क्या हुआ तुमको, तुम इस तरह मलिन क्यों हो गई, तुम्हारी धार में या तुम्हारे अंदर पानी इतनी कम क्यों हो गई, पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम दो प्रश्न देखेंगे। नदी को कौन सा बुखार चढ़ गया? कौन सा बुखार चढ़ गया? अहंकार का, यानी कि घमंड का बुखार चढ़ गया। नदी को आखिर क्या हुआ? आगे की पंक्तियों में कवि ही बताते हैं नदी को क्या हुआ है। यानी नदी मलिन हो गई है, नदी का पानी में गंदगी आ गई है, इसी के बारे में कवि आगे कहते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि नदी को क्या हुआ। यही है, सबको समृद्ध करने वाली, जीवन देने वाली नदी की ओर लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन क्योंकि एक ऐसा जरिया जहां से हमें जीवन मिल रहा है, जीवन को समृद्ध करने वाले सारी चीजें मिल रही है, तो हम उसकी ओर उपेक्षा भाव रखें तो कितना अन्याय है। तो अगर कोई व्यक्ति हमें बराबर सब कुछ देते रहे, हमारी सहायता करते रहे, तो हम उसे हाँ वो तो देते रहेंगे, तो ये सोचकर जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे तो कैसा होगा? उसका कदर नहीं है, कदर माने रेस्पेक्ट, उसके इज्जत नहीं करेंगे तो कैसा रहेगा वो आदमी? वो सहायता जो है वो बंद करेगा, है ना? तो हमें दूसरों का कदर करना चाहिए। हम अगर उनसे सहायता लेते हैं, हम अगर उन पर निर्भर है, तो उनका कदर तो करना ही चाहिए। यहाँ नदी जो है सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, प्रकृति के जितने भी जीव जंतु है, सबको सबकी जिंदगी है, सबको जिंदगी देने वाली है। क्योंकि नदी के कारण पेड़ पौधे हरियाली से झूम रहे हैं, उन्हीं पेड़ पौधों पर मनुष्य निर्भर है। नदी से जानवर पानी पीते हैं, पक्षी पानी पीते हैं। तो इसी तरह सब पेड़ जो प्रकृति के जितने भी प्राणी है नदी पर निर्भर है। तो नदी के साथ या नदी की ओर तो हमारे मन में इज्जत की भावना तो होनी चाहिए। लेकिन सबको समृद्ध करने वाली, जीवन देने वाली नदी की ओर लोग ध्यान नहीं दे रहे। उसकी ओर से लोगों के उपेक्षा भाव से अकड़ कर नदी सूख गई। नदी को अच्छा नहीं लगा, अपनी ओर से, मेरे ओर से वो लोग उपेक्षा भाव रख रहे हैं मेरी ओर। मैं इतना सब कुछ देती हूँ, लेकिन मेरी ओर उपेक्षा भाव रख रहे हैं सभी, मेरा कोई कदर नहीं करता। तो इसलिए नदी धीरे धीरे सूखती गई। जब हमारे मन में जब दुख होता है, तो हम धीरे धीरे अंदर ही अंदर सूख जाते हैं। सूख जाना माने नष्ट हो जाना, हमारे अंदर से हमारा जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ नदी की भी हालत ऐसी हो गई। आगे क्या हुआ? तो नदी से पूछा गया, क्या हुआ नदी रानी? तो नदी बताती है, ना कुछ न बोलो कोई मुझसे, ना कुछ न बोलो कोई मुझसे, मैं नहीं देती जवाब किसी के सवाल का। मालूम भी तो पड़े आखिर कि किसने क्या कहा है तुमसे नदी रानी। तो जब नदी से जो व्यक्ति या जो औरत जो भी कोई पूछते हैं, तो वो उनसे नदी कहती है, ना कुछ न बोले कोई मुझसे, मैं नहीं देती जवाब किसी के सवाल का। तो आगे फिर से नदी से पूछा जाता है, मालूम भी तो पड़े आखिर किसने क्या कहा है तुमसे नदी रानी, बतला भी तो दो उसका नाम, नहीं बतलाओगी? नहीं। देखिए, जब हमारे घर में या हमारे क्लास में कोई रूठ कर बैठ जाता है, जब कोई बच्चा दूसरों से रूठ कर बैठ जाता है, तो घर में है तो बड़े बुजुर्ग जाकर पूछते हैं, अरे क्या हुआ, बतला दो किसने क्या कहा है तुमसे, किसने क्या किया है तुम्हारे साथ, बतला भी तो। क्योंकि
उसने वो जो रूठ कर बैठा है उसे बहलाने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए। तो इसी तरह नदी से भी पूछा जाता है, क्योंकि वो नदी जो है हमारे जीवन का अहम अंग है, सुप्रधान अंग है। तो नदी इस तरह रूठ कर सूख जाएगी तो वो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए नदी से पूछा जाता है। तो नदी बहुत गुस्से में है, तो वो बताती है ना ना कुछ ना बोलो कोई मुझसे कोई अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं। जब मेरे साथ सभी को संतुष्ट रूप से रहना था या मेरा कदर करना था, उस समय तो तुमने उपेक्षा भाव रखा। अब मुझसे क्यों पूछते हो कि क्या हुआ है? तो इसलिए नदी कहते ना ना कुछ ना बोलो कोई मुझसे, मैं नहीं देती जवाब किसी के सवाल का। तुम सवाल पूछते रहोगे तो मैं जवाब देती रहूं ना, मैं नहीं जवाब देती। तो आप फिर से पूछती है, अरे मालूम भी तो पढ़े किसने क्या कहा है तुमसे, क्यों रूठ रही हो? किसी ने अगर कुछ कहा है तो हम उसका इंतजाम करेंगे या उसका समाधान ढूंढेंगे। इसी तरह पूछते हैं, किसने क्या कहा है तुमसे नदी रानी, बतला भी तो दो उसका नाम। नहीं बतलाओगी तभी नदी चुप है, तो फिर से पूछ, नहीं बतलाओगी? तो फिर भी नदी कहती है नहीं। तो देखो, जब नदी से पूछा गया कि क्या हुआ, उसने जवाब दिया, वो कुछ बताना नहीं चाहती। शायद लोगों के उपेक्षा भाव से वो दुखी हो गई, सचमुच, क्योंकि वो अपना जीवन सबको देती है। जब वो उसके प्रति उपेक्षा भाव रखेंगे तो जाहिर है कि नदी बहुत दुखी हो गई होगी। आगे की पंक्तियां देखिए। फिर नदी धीरे धीरे बोल रही है, उसके दुख का कारण क्या है, उसके सूख जाने का कारण क्या है, उसके मलिन होने का कारण क्या है। देखो चित्र में आपने उस नदी की कहानी को पिक्चर जैसे सीधे आप देख पाएंगे, क्योंकि कैसे नदी इस तरह सूख जाने का कारण क्या है, कैसे नदी प्रदूषित होते हैं। देखो नदी क्या कहती है, वो पंक्तियां देखो। मुझे चिढ़ा रहा था नीम का बुरवा, बना रहे थे मुंह जामुन और गूलर के बौने पेड़, मार रही थी मुझे ताने लचकीली बेल। अभी कल की बात है, मार दिया था मुझे कंकर एक छोकरी ने, फूटी जाती आंख बच गई मैं तो नदी की शिकायत है। यहाँ नदी को एक छोटी सी लड़की के रूप में कवि प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसलिए नदी छोटी छोटी बातों को हमारे सामने रख रहे हैं। देखो ये हर एक बात के पीछे एक भाव है, क्योंकि नदी कहती है मुझे चिढ़ा रहा था नीम का बिरवा। बिरवा माने जो पत्ते जो है, वो पत्ते जब शुरुआत में जब उसके वो अंकुरित हो जाते हैं तो उसे हम बिरवा कहते हैं। तो नीम का बिरवा, लेकिन नीम का पत्ता मुझे चिढ़ा रहा था। नीम का पत्ता कैसे चिढ़ाएंगे? जैसे कि इस नदी में सिर्फ मनुष्य जो है वो इतने सारे जो गंदगी जो है फेंकते हैं, एक बात तो वही है। लेकिन उसी तरह नदी में ये जो पेड़ पौधों के पत्ते बराबर गिर जाते हैं। हमें मालूम है पेड़ पौधे इसमें कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि उससे तो पत्ता तो झड़ता ही है। लेकिन वहां मनुष्य का कर्तव्य क्या है? नदी के सफाई करना, लेकिन वो मनुष्य करता नहीं। तो इसलिए उस भाव को व्यक्त करने के लिए नागार्जुन जी ने बहुत ही सुंदर तरीका अपनाया है। नदी को शिकायत सिर्फ मनुष्य से नहीं है, नदी को शिकायत पेड़ पौधों से है, नदी को शिकायत जानवर सभी से है, नदी को शिकायत। तो उसी तरह जिस तरह एक छोटी लड़की अपने हर एक शिकायत हमारे सामने रखती है, उसी तरह नागार्जुन नदी को हमारे सामने, नदी की शिकायतों को हमारे सामने रखती है। देखिए वो कहते मुझे चिढ़ा रहा था नीम का बिरवा, फिर क्या है, बना रहे थे वो जामुन और गूलर के बौने पेड़। हमने बहुत सारे पेड़ों को पहली की पंक्तियों में देखा जो नदी के किनारे है। उसमें जामुन के पेड़ है, गूलर के पेड़ है। गूलर माने जो फिग ट्री है, पिपड़ा, तो वो वही है। तो वो जामुन और गूलर के बौने पेड़, छोटे छोटे जो पेड़ जो है वो मुंह बना रहे थे। ये मुंह बनाना माने क्या है? मुंह बनाना माने एक मुहावरा है जिसका अर्थ है असंतुष्ट होना, अप्रसन्न होना। जैसे कि हम दूसरों को देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, है ना?
हर किसी को देखकर मुस्कुराना, एक तरह से हम उनको स्वागत कर रहे हैं, उनको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं मुस्कुराते हुए। लेकिन अगर हम उन्हें देखकर मुंह बनाते हैं, यानी कि कुछ अप्रसन्नता में मुंह ऐसे कुछ बनाते हैं, तो इसे कहते हैं हम उनसे अप्रसन्न हैं। जैसे अगर हम किसी से रूठ गए हो तो उसे देखकर भी हम ऐसे मुंह बनाएंगे, हम हंसेंगे नहीं, हम मुस्कुराएंगे नहीं। तो यहाँ का नदी कहते हैं जामुन और गूलर के पेड़ क्या कर रहे थे, जामुन और गूलर के पेड़ मुंह बना रहे थे, यानी कि उसे देखकर वो संतुष्ट नहीं है, वो कुछ ऐसे मुंह बना रहे। तो ये नदी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नदी तो कुछ नहीं किया, नदी ने तो कुछ नहीं किया है, उसे तो सिर्फ पानी दिया है। नदी के कारण ये पेड़ पौधे खुशहाली से जी रहे हैं, हरियाली से फल फूल रहे हैं, फिर ये मुंह क्यों बना रहे हैं? यानी यहाँ पेड़ पौधों के द्वारा पेड़ पौधों को प्रतीक बनाकर कवि मनुष्य के रवैये की ओर इशारा कर रहे हैं। एक तरफ से नीम का बिरवा चिढ़ा रहा था, चिढ़ाना माने उसे चिढ़ माने यानी कि गुस्सा आ जाना, तो उसे गुस्सा, उसके अंदर गुस्सा बनाना, तो वही चिढ़ाना है। तो चिढ़ा रहा था, और जामुन और गूलर के पौधे मुंह बना रहा था। और तीसरी बात देखिए, मार रही थी मुझे ताने लचकीली बेंद। बेंद का पेड़ कौन सा है वो? चूरल मरम, तो वही बेंद का पेड़ है, यानी कि वो वहां ईख के पौधे हैं और बैम्बू ट्रीज है, वो सब है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये बेंद का पेड़, वो बेंद उनमें से क्या है, ये बेंद बराबर गिर रहा है। तो बेंद क्या है? दूसरों को मारने के लिए, क्योंकि उससे कोई अगर मार मिले तो बहुत ही वेदना होगी, तो वो भी गिर रहे हैं नदी में। तो नदी में इतनी सारी गिर रहे हैं, तो उसे तो उस नदी की सफाई तो होनी चाहिए ना, नहीं तो नदी मलिन हो जाएगी। तो इसलिए नदी कहते हैं कि मार रही थी मुझे ताने। ताने मारना माने क्या है? वो भी मुहावरा है, मुंह बनाना की तरह ताने मारना भी ये एक मुहावरा है। ताने मारना माने बुरा भला कहना, किसी को बुरा भला कहना। तो इतनी सेवा करने के बावजूद जब कोई नदी को बुरा भला कहे, ताने मारे, तो नदी कैसे सहन करेगी? और अभी कल की बात है, मार दिया था मुझे कंकर एक छोकरी ने। कंकर माने पत्थर। एक लड़की ने नदी पर कंकर मारा था। अक्सर हम भी करते हैं ना, नदी के किनारे बैठकर हम बातें करेंगे, तो हमारे कोई हमने देखा होगा, एक हॉबी के रूप में हम इस तरह पत्थर मारते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो नदी पर पत्थर मारने से हमें क्या मिलेगा, कोई विशेष लाभ तो नहीं मिलेगा। तो उसी की ओर नदी का इशारा है। एक लड़की कंकर मार रहा है। कंकर भी एक प्रतीक है। कंकर के द्वारा जैसे हम कह सकते हैं यहाँ कुछ भी, कोई भी गंदगी नदी पर फेंक रहे हैं, तो यही इसका उद्देश्य है। तो फूट ही जाती आंख, बच गई मैं तो। जब कोई आपको कंकर मारे तो क्या होगा? अगर कोई आंख में लग गई तो हमारी आंख फूट जाती। तो यहाँ नदी भी कहती है मेरी आंख फूट जाती, आंख फूटने को आई थी, लेकिन मैं बच गई, मैं तो मैं क्या करूं? देखो, मनुष्य भी, पेड़ पौधे भी मेरे साथ इस तरह व्यवहार करते हैं, तो हमें क्या करूं? तो ये नदी का शिकायत है। तो हम देखेंगे नदी की शिकायत क्या क्या है। पहली शिकायत क्या है? नीम का बिरवा चिढ़ा रहा था, जामुन और गूलर के पेड़ मुंह बना रहे थे, बेंद ताने मार रही थी, छोकरी ने पत्थर फेंका था। तो इतनी सारी शिकायत नदी को, नदी धीरे धीरे बोल रही है। पहले तो बोलने के लिए नदी तैयार नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये बोल रही है। देखो, नदी के मन में इतना दुख है, लोग इतना कुछ कर रहे हैं नदी के साथ, इसलिए नदी को वो दुख है। आगे उसका भाव देखें। अपने प्रति उपेक्षा भाव रखने वाले प्राणी व पेड़ पौधों से नदी को शिकायत है। वो कहती है मुझे नीम का बिरवा चिढ़ा रहा था, जामुन और गूलर के पेड़ मुझे देखकर मुंह बना रहे थे, बेंद के पेड़ मुझे ताने मार रहे थे। कल की तो बात है, एक छोकरी ने मुझ पर कंकर मार दिया था, मेरी आंख फूटने को थी,
बच गई मैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नदी सबको जीवन देती है। नदी की धार में सबकी जिंदगी बसी हुई है, फिर भी नदी का कोई कदर नहीं करता। मुफ्त में मिले पानी का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो यही इन पंक्तियों का भाव है। हम आगे देखेंगे। जिस छोकरी के बारे में नदी ने कहा था, एक छोकरी ने कंकर फेंका था, उसी के बारे में आगे नदी कहती है, पहचानती हूँ भली भांति मैं उस छोकरी को, झूला चुकी हूँ खंडो उसे अपनी लहरों के झूले पर। पहचानती हूँ भली भांति मैं उस छोकरी को, झूला चुकी हूँ खंडो उसे अपनी लहरों के झूले पर। शादी क्या हुई, मिजाज ही उलट गया दुष्ट का, क्या मुझे छेड़ेगी वो। शादी क्या हुई, मिजाज ही उलट गया दुष्ट का, क्या मुझे छेड़ेगी वो। दोस्तों, हमने इस कविता की पहली पंक्तियों में हमने देखा था कि ये छोकरियां, गांव की छोकरियां जो है, नदी के तट पर खंडों में बैठकर बातें करते हैं। अपने जो पाव जो है नदी के पानी में डुबोकर वो खंडों में बैठती रहती है, तो नदी के साथ खेलती है, एक तरह से उनकी सहेली थी। तो उसी तरह की एक लड़की है, गांव की एक लड़की है, जिसके बारे में नदी यहाँ बता रही है। तो एक दिन वो आकर उसे कंकर फेंका था, तो इसलिए नदी कहती है, पहचानती हूँ भली भांति मैं उस छोकरी को, मैं उस छोकरी को भली भांति जानती हूँ, झूला चुकी हूँ खंडों उसे अपनी लहरों के झूले पर। नदी की लहरों के झूले, जैसे कि ये लड़की जो है नदी पर उतरकर कभी नहाई होगी, नदी पर उड़कर नदी के पानी से वो खेली होगी, तो इतनी सारी बातें हो गई होगी। तो इसलिए नदी कहती है, मैं उसे खंडों माने काफी देर तक उसे अपने लहरों के झूले पर झूला चुकी हूँ। झूला माने क्या है, एक स्विंग है, ऊंचाई। तो झूला, लहरों के झूले पर मैंने उसे झुलाया था। तो इस तरह वो, मैं उसकी सहेली थी। लेकिन उसकी शादी क्या हुई, मिजाज ही उलट गया। मिजाज माने क्या है, उसका स्वभाव है, मिजाज ही उलट गया शादी के बाद। वो मेरी कोई उसके मन में मेरा कोई कदर ही नहीं, मुझसे कोई प्यार ही नहीं। वो मुझे छेड़ रही है मेरे ऊपर पत्थर फेंककर। तो इसलिए नदी पूछती है, उसका मिजाज ही उलट गया, क्या वो मुझे छेड़ेगी। छेड़ना माने दिल लगी करना, कलिया। तो क्या वो मुझे छेड़ेगी। पहचानती हूँ मैं उसे भली भांति, झुला चुकी हूँ खंडों काफी देर तक उसे अपने लहरों की झूले पर। लेकिन शादी क्या हुई, उसका स्वभाव ही उलट गया, क्या वो मुझे छेड़ेगी। आगे की पंक्तियां देखिए। परसों नहाने आया नौजवान आदिवासी, डाला गया मुरझाए फूलों की बासी माला। सुलगती रही सारी रात में ग्लानि के मारे, सुलगती रही सारी रात में ग्लानि के मारे। ठीक है छोकरी के साथ नाचे थे तुम, मिलाकर कदमों से कदम डालकर गल बाही। गुथी रही थी ये माला उसी के जूड़े में सारा दिन, मगर चढ़ गए मुझी पर क्यों तुम अपने प्यार का वो झूठा प्रसाद। चढ़ गए मुझी पर क्यों तुम अपने प्यार का वो झूठा प्रसाद। ओह तुमको भी छेलूं और तुम्हारे मोहब्बत के नखरे भी, तुमको भी छेलूं और तुम्हारे मोहब्बत के नखरे भी। भाई इतना तो नहीं पार लगेगा मुझसे। तो यहाँ लड़की के साथ साथ एक लड़के का भी वर्णन है, शायद उसके साथ इसकी शादी हो गई है। तो इसलिए कहती है, परसों नहाने आया नौजवान आदिवासी। एक नौजवान नदी में नहाने आया था, फिर उसने क्या किया, डाल गया मुरझाए फूलों की बासी माला। बासी माला माने पुरानी, बासी माने पुरानी, यानी कि कल की जो फ्रेश जो फ्लावर्स है आज बासी हो, जब वो मुरझा जाते हैं फिर वो बासी हो जाते हैं।
तो उसे हम फेंक देते हैं, क्योंकि उसमें कोई खुशबू नहीं रहती, कोई रंग नहीं रहता, तो उसे हम बासी माला कहते हैं, पुरानी जीर्ण इस तरह की स्टेज, तो उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ फेंका कहाँ है? नदी पर फेंका है। तो इसीलिए पहले ही मैंने कहा था, नदी को हम कूड़ेदान समझ रहा है। जो भी है हम हमारे आस पर हमारे ये जो हम कहते हैं मनुष्य के आम स्वभाव ऐसा है, एक साधारण मनुष्य के आम स्वभाव ऐसा है कि जनरली हम देखेंगे तो हम अपने घर और घर के जो सराउंडिंग्स जो है, घर के आसपास जो है, हम बहुत ही स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे। लेकिन जितनी भी गंदगी, जितना कूड़ा करकट जो है, हम कहीं भी फेंक देते हैं, चाहे सड़क के किनारे, चाहे इसी तरह नदियों के किनारे या नदियों पर फेंक देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना चाहिए कि अब हमारी आंखों से एक कूड़ा करकट या गंदगी दूर हो। लेकिन इसे बहुत ही वैज्ञानिक रूप से संस्करित करने का, वैज्ञानिक रूप से इसे मिटाने का बहुत सारे मार्ग है, लेकिन उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हमें तो सिर्फ इतना है कि हमारे घर के आसपास साफ रहे, तो इसलिए हम फेंक देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। ये नौजवान जो है, जो माला जो है जब बासी हो गई, जो फ्लावर्स जो है जो बासी हो गई, उसे सीधे नदी पर फेंका। तो यही नदी की शिकायत है। परसों नहाने आया नौजवान आदिवासी, डाला गया मुरझाए फूलों की बासी माला, सुलगती रही सारी रात में ग्लानि के मारे। सुलगना माने क्या है? जलना। मैं अंदर ही अंदर जल रही थी, इसलिए नदी सोचती रही, क्या मैं कूड़ेदान हूं? वो ग्लानि के मारे उसे आत्मग्लानि हो गई। देखो, लोगों को जो जो चीज नहीं चाहिए उसे नदी पर फेंक देते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि उसे नदी का पानी चाहिए। कैसा पानी चाहिए? स्वच्छ पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, तभी तो वो जी सकता है, जिंदा रह सकता है। लेकिन उसे तो वो बात मालूम है, लेकिन नदी को कैसे रखना है, नदी के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसका ध्यान नहीं। तो इसलिए इसी तरह बासी माला फेंक देते हैं। तो इसलिए नदी सुलगती रही। उसने क्या समझ रखा है? मुझे कूड़ादान समझ रखा है क्या? मुझ पर फेंक रही है। मेरी तो इज्जत तो करना चाहिए उन्हें, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। तो इसलिए आत्मग्लानि के मारे अंदर ही अंदर वो सुलगती रही, जलती रही। फिर वो आगे कहती है, ठीक है, छोकरी के साथ नाचे थे तो कल शादी की पार्टी थी, तो छोकरी के साथ वो जो नौजवान जो है नाचती रही। कैसे नाचते रहे? मिलाकर कदमों से कदम मिलाकर गलबाही। दोनों अपने कदमों से कदम मिलाकर गले में हाथ डालकर खूब नाचती रही। शादी का दिन है, दोनों खुश थे, तो दोनों नाचते रहे। तो इसलिए नदी भी खुश है। हाँ, मैं ठीक है, छोकरी के साथ तुम नाचे थे, कदमों से कदम मिलाकर गले में हाथ डालकर तुम खंडो नाचते रहे। उस समय नदी ने देखा था, क्या देखा था? गुथी रही थी ये माला उसी के जूड़े में सारा दिन। जूड़ा माने बालों को सवर कर, बालों को जूड़े में बालों को बांध कर जब रखते हैं उसे हम जूड़ा कहते हैं। और बालों का जूड़ा बनाकर उसमें लड़कियां फूल सजाते हैं। तो उस तरह ये जो माला जो है लड़की के बालों में थी, उसके जूड़े को सवार रही थी। तो इस नदी ने ये देखा था, बुझी रही थी ये माला उसी के जूड़े में सारा दिन ये जो माला जो है, जो बासी माला आज तुमने मुझ पर फेंका था, वो माला कल सारा दिन उस लड़की के बालों को सवर रही थी, सजा रही थी। और एक प्रकार से ये संतोष का, प्रसन्नता का, खुशी का और इन दोनों के मोहब्बत का प्रतीक है ये माला। तो बुझी रही थी ये माला उसी के जूड़े में सारा दिन। लेकिन नदी का प्रश्न आगे देखिए क्या है, मगर चढ़ा गए मुझी पर क्यों तुम अपने प्यार का वो झूठा प्रसाद, अपने प्यार का झूठा प्रसाद मुझी पर क्यों चढ़ाया।
यानी कि अपने तुम्हारे प्यार के प्रतीक के रूप में है वो माला। तुम्हारे लिए वो लड़की सजकर संवरकर कल नाची थी, तो उस झूठे प्रसाद को तुम मुझे पर क्यों चढ़ा दिए? और तुमको भी छेलू तुम्हारी मोहब्बत के नखरे भी। नखरे माने शरारत है, तंत्र है, वे विभिन्न प्रकार के जो करतूते हैं उसे कहते हैं। मोहब्बत जब आ जाते हैं मन में, हम बहुत सारे करतूत करते हैं, बहुत सारे हमारे मैनरिज्म्स होते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं मैं तुमको तो छेलती हूँ हर दिन, और अब तुम्हारे मोहब्बत के नखरे भी छेलू। यहाँ मोहब्बत का नखरा ये जो बासी माला है, तो तुम्हारे मोहब्बत के नखरे भी मैं छेलू। भाई इतना तो नहीं पार लगेगा मुझसे, इतना तो नहीं पार लगेगा माने इतनी तो सहन शक्ति नहीं है, इतने तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सबको मैं छेलता रहूं। नदी का कहने का तात्पर्य है कि नदी कुछ नहीं कर सकती, नदी सिर्फ अपना जीवन सबको देती है। लेकिन इस तरह बासी माला या दूसरे तरह के कूड़े करकट सभी नदी पर अगर फेंकते रहे लोग, तो नदी खुद ब खुद या नदी मर जाएगी। नदी दूसरों का जीवन देने का उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए नदी दुखी है। तो देखो नदी अपने लिए दुखी नहीं है, इसका मतलब यही है नदी अपने लिए दुखी नहीं है। नदी दुखी इसलिए है कि वो दूसरों का काम नहीं आ पाती। इस तरह अगर वो कूड़ादान बनकर रहेगा, इस तरह वो मलिन होती रहेगी, तो वो दूसरों के लिए सहायता नहीं पहुंचा सकती, दूसरों की जिंदगी नहीं बन सकती। तो यही नदी का दुख है। देखो कितना विशाल मन है उसका, उसे खुद कुछ होने का, खुद उसके जैसे उसमें उसकी वो लोगों के कदर न करने का दुख नहीं है। उसे दुख इस बात के है कि मनुष्य के इस रवैये से दूसरों की सेवा करने का उसका लक्ष्य जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो देखिए नदी का वो जो भाव देखिए, नदी कहती है मैं उस लड़की को भली भांति जानती हूँ, अपनी लहरों के झूले पर मैं उसे घंटों झुला चुकी हूँ, लेकिन शादी क्या हुई, उसका स्वभाव ही बदल गया। मेरा कोई कदर ही नहीं, क्या वो मुझे छेड़ेगी? परसों जो नौजवान आदिवासी नहाने आया था, वो फूलों की बासी माला मुझ पर फेंक कर चला गया। सारी रात आत्मग्लानि से मैं सुलगती रही, क्या मैं कूड़ेदान हूं? मैंने उस लड़की के साथ तुम्हें नाचते देखा था, कदमों से कदम मिलाकर गले में हाथ डालकर तुम दोनों खूब नाच रहे थे। ये माला उस समय उस लड़की के बालों के जूड़े को अलंकृत कर रही थी। बाद में उस बासी माला को तुमने मेरे ऊपर क्यों डाला? अपने प्यार का झूठा प्रसाद तुमने मेरे ऊपर क्यों चढ़ा दिया? तुमको भी झेलना है और तुम्हारे मोहब्बत के नखरे भी झेलना है मुझे। इतनी सहन शक्ति तो नहीं है मुझ में। तो प्रश्न है कि लड़की से नदी की शिकायत क्या है? लड़की ने नदी पर कंकर फेंका, यही लड़की के प्रति नदी की शिकायत है। और युवक से नदी की शिकायत क्या है? युवक ने बासी माला फेंकी, यही शिकायत है। ये दोनों हमें बता रहे हैं नदी पर लोग जब कूड़े फेंकते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, इससे खुद उसको ही परेशानी होगी, खुद उसकी जिंदगी ही विपत्ति में आ सकती है। तो इसलिए नदी को शिकायत है। नदी की इन शिकायतों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, यही इन पंक्तियों का भाव है। नदी हमें स्वच्छ जल देती है, पर हम उसी नदी को प्रदूषित करते हैं, उस पर कुछ भी फेंक देते हैं जैसे कि कूड़ेदान। इससे नदी दुखी है। उसका दुख इस बात पर है कि अब तक वो दूसरों के लिए जीवित थी, या कह सकते हैं दूसरों के लिए ही जीवित थी, पर प्रदूषित होने से वो दूसरों के काम नहीं आ सकती। यही नदी का दुख है।
दोस्तों यहाँ वो नदी का मन आपको समझना होगा। हमारे चारों ओर भी इसी तरह की नदियां हैं जिसकी कदर हमें नहीं है। हम कुछ भी फेंक देते हैं। आप सोचिए, आप मन से सोचिए आप क्या क्या करते होंगे। अपने चारों ओर जो नदियां हैं, जो सरोवर है, उनके साथ आप ठीक तरह से पेश आते हैं या उसकी कदर आपके मन में है या नहीं। तो यही कवि हमें एक प्रश्न हमारे सामने रख रहे हैं इन पंक्तियों के द्वारा। नदी तब इसलिए दुखी होती है कि उसे अब सूखना ही है। जैसे जब मलिन जल जब आ जाएगा तो वो सूख जाएगी। अक्सर हम अखबारों में इस तरह देखते हैं, यहाँ तक जो सागर में भी इतने सारे प्लास्टिक फेंक देते हैं। तो ये प्लास्टिक जो है आगे हमारी जिंदगी के लिए ही परेशानी बनकर सामने आते हैं, चुनौती बनकर आज सामने आ रही है। इसलिए हम आजकल प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं। तो प्लास्टिक हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। एक अभियान चला रहे हैं प्लास्टिक को हमें हटाने का, क्योंकि इतना तो हमने किया है, मनुष्य ने किया है। अब मनुष्य की आंखें खुल गई है तो वो प्रकृति के साथ ठीक तरह से पेश आने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इसीलिए हम एनवायरमेंटल डे में बहुत सारे चर्चाओं का इंतजाम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन में ये सब अमल कर रहे हैं? अपने जीवन में ये सब कुछ ला रहे हैं क्या? इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। तो यहाँ नदी की शिकायत, छोटी लड़की के रूप में नदी की शिकायत के द्वारा कवि हम सबकी आंखें खुलवा रहे हैं। तो ये इसके बाद और भी उनकी नदी की शिकायत है। उसके बाद नदी का जीवन किस तरह बंद हो जाता है और पुनः वो किस तरह जी उठती है, इन सब के बारे में हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। धन्यवाद।